अमेरिका की तरफ से एकदम खुली बात कही गई है कि या तो रशिया यूक्रेन के जो अगेंस्ट के अंदर एक्शन ले रहा है उनको रोक दे, वरना तो रशिया और रशिया के साथ देने वालों के साथ के अंदर वो हम व्यवहार करेंगे, वो स्थिति पैदा कर देंगे कि उनको ये बात का एहसास हो जाएगा कि अमेरिका से दुश्मनी कितनी महंगी है। दूसरी बात, साफ सरल शब्दों में यह भी संकेत दे दिए गए कि जो भारत है वो या तो रशिया का साथ छोड़ दे, वरना भूल जाए कि अच्छे दिन कुछ होते हैं क्या। ये परिणाम है उन नीतियों का, जिस तरीके से हमारे इंडियन फॉरेन पॉलिसी का वेस्टर्नाइजेशन हुआ, पाश्चात्यकरण हुआ, अब उसके जो शॉकबैक हैं वो तो सर हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए सर, तो फिर डिटेल एक अच्छे से एनालिसिस करते हैं, चीजों को समझते हैं आखिर में क्या हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारेख और आप है मेरे साथ में नीरज पारेख ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो अगर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बिकॉज हम बिलीव करते हैं अनबायस्ड अनफिल्टर्ड कंटेंट में, जिसके अंदर ट्रुथ, इनसाइट एंड इंपैक्ट की तीन चीजें हम बहुत ही फोकस के साथ में आप लोगों को डिलीवर करते हैं। तो दोस्तों, ये हुआ क्या है मसला, सारे मसले को समझते हैं। क्या ये 500% टैरिफ की जो धमकी है वो किस तरह से काम करती है। मेरे दोस्तों, न्यूज पे ये जो कवर हुआ है, जैसे बिजनेस टुडे में कवर हुआ है, इकोनॉमिक बंकर बर्स्टर अगेंस्ट रशिया, India and China, US senator wants of a bill to corner Putin on Ukraine। मेरे दोस्तों, ये क्या है सर, ये जो शब्द प्रयोग किया, गौर करिए सर इस पे, इकोनॉमिक बंकर बस्टर। अभी जब ईरान के अंदर इन्होंने अपने बंकर बस्टर यूज किए हैं, बॉम्ब यूज किए हैं, तो उनको इस शब्द से कुछ विशेष लगाव हो गया है। अब इसके माध्यम से वो ये बताना ये चाह रहे हैं कि रशिया के ऊपर हमने बहुत बार इकोनॉमिक बॉम्ब स्ट्राइक किए हैं, मतलब रशिया की इकोनॉमी को तोड़ने की कोशिश की है। जैसे कि इजराइल जो है वो बहुत सारे बम गिरा चुका था ईरान में, लेकिन न्यूक्लियर साइट्स को उसको पता था कि इतनी गहराई में जाके उसको पेनिट्रेट करना पॉसिबल नहीं है। आप संकेत को समझिएगा। तो वहीं पे ये बात आ रही है कि रशिया के साथ में बहुत बार हो चुकी है कोशिशें, रशिया की इकोनॉमी को नुकसान नहीं पहुंचा पाए, और उसके बंकर के अंदर जो मेन सपोर्टर है वो इंडिया और चाइना है। तो अब क्या होगा, इकोनॉमिक बंकर बस्टर आएगा, यानी पूरी इकोनॉमी को तोड़ देंगे। रशिया के साथ में चाइना और इंडिया जो है वो विशेष रूप से प्रभावित होने वाले हैं। साथियों, बात समझिएगा कि अगर ये कुछ एक्शन होता है, इस तरीके के जो ये बिल अगर पारित हो जाता है, रशिया के ऊपर स्ट्रिक्ट सैंक्शन लगते हैं, तो ना सिर्फ रशिया को बल्कि इंडिया को भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित करने वाले हैं। चाइना पे उसका क्या इंपैक्ट होगा, रशिया पे क्या होगा, इंडिया पे क्या होगा, चलिए अब समझते हैं। तो इन खबरों के अंदर यही सब चलता रहा कि भारत, चीन और रूस के लिए बुरी खबर है, अमेरिका ने लिया फैसला, क्या मोदी, पुतिन, शी जिनपिंग ट्रंप के खिलाफ हाथ मिलाएंगे। ये दोस्तों वही बात है जिसको हम भी बार बार चीख चीख के बोल रहे हैं कि जो रशिया का इनिशिएटिव है RIC, उसको इंडिया को बहुत पॉजिटिवली आगे जाना चाहिए, डिप्लोमेटिकली चीजों को बैलेंस करना चाहिए। रशिया के साथ में जुड़ते हुए चाइना को भी अपने हितों के अनुरूप ढालने का प्रयास, कम से कम डिप्लोमेटिक कोशिशें तो वहां पे जारी रखनी चाहिए। वेस्टर्नाइजेशन इतना एक्सट्रीम हो चुका है कि बहुत सारी चीजें शायद इंडिया के उतने हाथ में नहीं है। भविष्य में क्या होता है वो भविष्य के गर्भ में छुपा है। तो सर, ये जो क्या है, यहां पे प्रतिबंध विधेयक लाने की तैयारी है, उस बिल के बारे में सारी बातें जानेंगे। मेरे दोस्तों, मसला यह है कि आखिर में ऐसी कौन सी स्थितियां आ गई कि ट्रंप को या ट्रंप गवर्नमेंट को या अमेरिका की जो वहां पे सरकार को ये सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025 जो है वो लाने का एक परिस्थितियां यहां बनी। बात ये समझिए कि जिस तरीके से अब रशिया को, अमेरिका को अच्छे से पता है कि इंडिया और रशिया के रिलेशंस का लेवल क्या है, ठीक है। अमेरिका इस चीज से बहुत शुरू से ही बहुत खुश नहीं है। इवन जब हमने यहां से रशिया के साथ से के तरफ से हमने S-400 को परचेज किया, तब भी अमेरिका को प्रॉब्लम थी। तो अमेरिका ये नहीं चाहता कि भारत बहुत ज्यादा रशिया की तरफ टिल्ट हो, लेकिन हमारे जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं, जो हिस्टोरिक रिलेशंस हैं, वो बहुत क्लोज हैं। ये बात आप अच्छे से परिचित हैं। इवन अमेरिका ये भी नहीं चाहता कि भारत और चाइना जो है वो भी क्लोज आए मेरे दोस्तों, बिकॉज चाइना के और इंडिया के जो रिलेशन है उसके अंदर कहीं ना कहीं अमेरिका को भी इनसिक्योरिटी फील होती है। सच तो यह है कि अमेरिका दोनों देश ही नहीं बल्कि तीनों देशों के ही आपसी संबंधों से परेशान है, क्योंकि ये तीन देश डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, भले ही चाइना और इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा बॉन्डिंग या फिर एक विश्वास का वो स्तर अभी नहीं है, लेकिन अमेरिका इसको एक खतरे के रूप में देखता है। तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर प्रैक्टिकली ये तीन देश मिलकर के भारत, चीन और रशिया एक पैनल पे आते हैं अपने जो डिस्प्यूट्स को दूर करते हुए, तो वो एक नया डिफरेंट काइंड ऑफ रिजीम डेवलप कर सकते हैं। और अमेरिका को यदि पूरे ग्लोबल लेवल पे चैलेंज कोई कर सकता है, यानी उसको बैलेंस कोई कर सकता है, तो वो ये एक ट्रॉइका ही है जिसकी मांग पुतिन जो है वो मल्टीपल टाइम्स कर चुके हैं। अब मेरे दोस्तों, होता क्या है, यहां से जब आगे बढ़े तो बात आती है कि यूक्रेन के साथ में, यानी रशिया और यूक्रेन की जो फाइट है ये आज से नहीं है। बेसिकली ये 2000 स्पेशली 14 के अंदर ये स्पेशल हो गई थी, बढ़ गई थी, विकृत हो गई थी।
और 2022 से तो ये कंटिन्यूअसली जारी है। 2014 में आपको पता होगा कि रशिया ने जो क्रीमिया का जो हिस्सा है इसके ऊपर जब अब इसको ऑक्यूपाई किया, इसको अपने अधीन किया, तो यूक्रेन का ये बोलना है कि भैया ये हमारा हिस्सा है, रशिया कहता है जी ये हमारा हिस्सा है। इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस में बात भी की है। इसका एक छोटा सा रेफरेंस आप समझ पाएंगे कि क्रीमिया क्या है, कि जब अभी स्पाइडर्स वेब हुआ, स्पाइडर्स वेब के दौरान ही आपको पता होगा कि ये खबर आई थी कि यूक्रेन ने रशिया के एक पुल को ढहा दिया है, एक ब्रिज को ढहा दिया है जो कि मेनलैंड रशिया को क्रीमिया से जोड़ता है। तो इस पुल को उन्होंने ढहा दिया था, तो यही वो क्रीमिया का हिस्सा है सर। अब यहां पर अभी फिलहाल रशिया के ये कंट्रोल में है। यहां से रशिया और यूक्रेन का विवाद शुरू हुआ। आपको पता होना चाहिए कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन इज विलिंग टू बी ए पार्ट ऑफ नाटो। वो नाटो इन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होना चाहता है। अब ये बात रशिया को किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं है कि नाटो जो है वो उसके बिल्कुल बगल में, उसकी बॉर्डर के पास में आकर के बैठ जाए। ठीक है सर। तो इस बात को, ये बात अच्छे से पता है कि रशिया को अच्छे से पता है कि ये जो यूक्रेन के पास में फिलहाल में इतना पावर आ रहा है वो कहां से रहा है, यूएसए और नाटो से। अब नाटो जो है, नाटो की भी जो सांस चलती है, उसकी जो लंग्स है, उसका जो हार्ट है, उसका जो ब्रेन है, दैट एवरीथिंग इज यूएसए। अमेरिका के बिना नाटो का भी कोई विशेष अस्तित्व नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये यूक्रेन नहीं है, बल्कि ये फाइट जो हो रही है इनडायरेक्टली रशिया वर्सेस यूएसए की हो रही है। अब मेरे साथियों, ट्रंप ने इस बात को बहुत टारगेटेड लिया कि भाई किसी भी कीमत पे रशिया को तो हम कंट्रोल करेंगे, रशिया को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अब अमेरिका के पास में सर ले दे करके 3 हथियार हैं। ये 3 हथियारों की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, जड़ें बहुत मजबूत हैं। मिलिट्री एक्शंस तो सर एक अपनी जगह है, मिलिट्री एक्शंस डायरेक्टली आप देखिए ना, ईरान के कंसर्न में भी लास्ट मोमेंट पे आके सिर्फ बंकर बस्ट का वो यूज करना, और वो भी कहना कि सिर्फ हमने सर सिविलियंस को टारगेट नहीं किया, सिर्फ न्यूक्लियर साइट को हिट किया, बाहर निकल गए हैं। इजराइल जो है वो डायरेक्टली चीख चीख के पागल हो गया कि भाई डायरेक्ट वॉर में आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ। वो नहीं आया, फ्यूचर में भी नहीं आएगा। अब क्या है सर, अमेरिका के पास में एक तो है सर उसका डॉलर, यानी जो डॉलर की जो वैल्यू है या जो डॉलर की स्थितियां हैं उसको हमेशा ये मेंटेन रखता है। इसके लिए इसको किसी भी हद में जाना पड़े ये चला जाएगा। आप इसके लिए सर एक जो वीडियो है ये देखिए, हमने परसों ये वीडियो किया था, बहुत लगाव आपने इस वीडियो को दिया। इसके अंदर हमने इसकी पूरी पोल को खोला है कि कैसे डॉलर के लिए अब कुछ भी कर सकता है। सेकंड पॉइंट है सर ऑयल। ये ऑयल पे कंट्रोल रखना चाहता है, ऑयल की ट्रेडिंग को कंट्रोल करता है, वो भी इस मायने में कि ट्रेडिंग अगर हो तो सिर्फ वो डॉलर में हो। बिकॉज डॉलर अगर उसके पार्ट बन जाता है, डॉलर अगर उसकी प्राइमरी कंडीशन बन जाती है, तो डॉलर अल्टीमेटली अमेरिका के ऊपर उसकी निर्भरता को बढ़ा देगा कि जो भी देश डॉलर में ट्रेड करना है तो डॉलर किसका, अमेरिका का। तो अमेरिका उस प्राइस में, और पेट्रोलियम एक ऐसी नीड है सर कि वो चाहे गरीब से गरीब देश हो, चाहे अमीर से अमीर देश हो, उसके पास चाहे रिसोर्सेज हो चाहे नहीं हो, वो उसको ट्रेड करेगा। अगर है तो वो उसको बेचना चाहेगा, और अगर नहीं है तो उसको इंपोर्ट करना चाहेगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर कोई इससे ये नहीं कह सकता कि जी हम जो है हमको पेट्रोलियम नहीं चाहिए। अब पेट्रोलियम भी बिकवाना चाहता है डॉलर में, तो डॉलर को अल्टीमेटली यहां पर ये मेंटेन रख रहा हो। तीसरा है सर स्विफ्ट, इसके बारे में भी हमने बात की है। ये बेसिकली एक बैंकिंग सिस्टम है जिसको इंडिया के तो लगभग सारे बैंक यूज करते हैं, इवन दुनिया के लगभग सब देशों के सभी बैंकों के बेस के अंदर ये स्विफ्ट चल रहा है। अब रशिया ने अपना एक बैंकिंग सिस्टम डेवलप कर लिया, बिकॉज ये स्विफ्ट से जब इसको बाहर किया 2022 में, उसके बाद से रशिया ने अपना इंडिपेंडेंट बना लिया। चाइना जो है वो ट्रेड वॉर इन सबको समझते, उसने बिना कुछ प्रॉब्लम के अपना डेवलप कर लिया। इंडिया ने फिलहाल तक नहीं किया, इंडिया के अंदर स्विफ्ट यूज हो रहा है, बट धीरे धीरे वी आर प्लानिंग टू स्विच कि भाई रशिया के साथ में 2030 तक जो लॉन्ग टर्म की डील की हम बात कर रहे थे पुराने वीडियोस में, उसको देखते हुए अब ये स्विफ्ट का विकल्प इंडिया संभवतः तैयार कर लेगा, या तो रशिया के साथ जाएगा। अब बात क्या है, ये 3 हथियारों ने रशिया के ऊपर भी सारे इन्होंने पुश करके देख लिए, लेकिन सर एक भी हथियार जो है वो इनका काम नहीं कर पाया। अब अमेरिका के पेट में दर्द ये है कि ये जो 3 लोग हैं, इन 3 लोगों को अलग करना पड़ेगा। बिकॉज अगर ये ट्रॉइका डेवलप होता है तो अमेरिका की जो स्थिति है वो काफी हद तक कमजोर हो जाएगी, क्योंकि सर दूसरे की लाइन को छोटा करने की बजाय खुद की लाइन बड़ा करने में विश्वास है। अगर ये 3 देश एक साथ आते हैं तो अमेरिका बहुत, मतलब उसको हम कह सकते हैं कि एक नाजुक स्थिति में चला जाएगा, क्योंकि अमेरिका अपनी निर्भरता, और इन 3 देशों में आप अपना एक जनरल कॉमन सेंस सर बिल्कुल यूज करना, सोच के देखना, इन 3 देश में से कौन सा वो एक देश है जिसको अमेरिका जो है उसको लगता है कि यार ये तो मेरे गोद में बैठ सकता है आसानी से।
क्या आपको लगता है रशिया जाएगा? सर किसी कीमत पे नहीं, क्योंकि मेन जो फाइट है सर, वर्सेस वाली फाइट ही रशिया वर्सेस यूएसए है, तो इससे तो उम्मीद करना बेकार है। शी जिनपिंग जो है वो अमेरिका को टक्कर देने के लेवल पे अपने देश को लेकर के वो जा रहे हैं ऑलरेडी। आप जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव की हम बात सुनते और समझते हैं, बेल्ट रोड इनिशिएटिव ने एक सर बहुत बड़ा, जिसको किसी समय पे अगर आप सुनेंगे ना ट्रूमैन सिद्धांत और वो सब आया करते थे कि दुनिया को सहायता करो, ये करो वो करो, वो सारी चीजें आज रशिया जो है इस मॉडर्न वर्ल्ड में कर रहा है। तो रशिया जाकर, सॉरी, जो चाइना जो है वो जाके जुड़ेगा अमेरिका के साथ में, अमेरिका की शर्तों पे नाचेगा, सर संभव नहीं है। तो इनके बीच के अंदर आता है सर इंडिया। रशिया चाइना के अलावा बचा इंडिया। इंडिया जो है वो उसको लगता है बहुत ही सॉफ्ट टारगेट, बिकॉज आप जब देखेंगे सर गवर्नेंस के बेसिस पे तो जो डेमोक्रेसी का मैचअप है वो भी प्रॉपर है। और इसी को आप ये समझिए परपेचुअल पीस की एक थ्योरी है। इमैनुअल कांट एक थिंकर हुए ना, परपेचुअल पीस की थ्योरी दी है कि भाई समाज जो लोकतंत्र से लोकतंत्र जब मिलेगा तो दुनिया में शांति रहेगी। तो डेमोक्रेसी का कनेक्शन है। लेकिन सर 2014 के बाद में, स्पेशली ये 91 की ही बात से ही आप देख सकते हैं मेनली, तो जब से हमने एलपीजी वाला कॉन्सेप्ट अपनाया, वहां से लेके धीरे 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 और 2009-10 के आसपास मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में भी ओबामा और इंडिया के रिलेशंस काफी ठीक हुए। लेकिन 14 के बाद में हमने एक प्रो लेवल के ऊपर हम चले गए। तो अब यहां पे अमेरिका को अगर कोई लगता है कि यहां से हम किसी को रोक सकते हैं, दैट इज ओनली इंडिया। अब इंडिया के सामने से संकट होगा कि इंडिया ना तो पूरी तरह से अमेरिका के साथ जा सकता है, अमेरिका के साथ गया तो यहां से होने वाले नुकसान की हिंदुस्तान भरपाई नहीं कर सकता। और पूरी तरह से अगर ये इस तरफ चला गया तो करंटली जो अमेरिका से हमारे टाई अप्स हैं या जो बेनिफिट्स हम ले रहे हैं, जिस स्थिति पे हम खड़े हैं, वो चादर पैर के नीचे से गिरेगी तो सर इकोनॉमी की धज्जियां उड़ जाएंगी। अब इन दोनों स्थितियों के बीच में से कैसे देश निकलेगा, वो खैर उसके ऊपर हम चर्चा आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। अमेरिका को लगता है कि भाई इंडिया तो क्वाड में भी है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में भी है, टारगेट ही इनका यही है कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और जो ये है यूएसए, ये मिलकर के इस इंडो पैसिफिक के अंदर चाइना को कंट्रोल करेंगे। अब चाइना को कंट्रोल करना तो क्लियर कट मैंडेट है ही, साफ साफ दिख रहा है। लेकिन साथ साथ में ऊपर जो रशिया बैठा है वो भी इनके टारगेट में है कि इंडो पैसिफिक में इनको मेंटेन किया जाए। अब इंडिया जो है, इंडिया जब अगर बात क्वाड में होते हुए आप बात करोगे एससीओ की, क्वाड में बात करते हुए आप बात करोगे आरआईसी की, क्वाड में रहते हुए आप बोलोगे कि भाई हम तो यूएसए के सैंक्शंस जो रशिया पे लगे हैं उनको नहीं मानेंगे, तो एक लेवल पे जाकर के रशिया को लगा कि भैया अब इसको कैसे ठीक किया जाए, तो उसने एक बंकर बस्टर निकाला, सर इनकी इकोनॉमी को तोड़ दो। अब देखो सर इकोनॉमी के लिए क्या सोच रहा है। ये जो दोस्ती बनी, ये दोस्ती सर घाटा दे रही है, इसमें तो कोई शक नहीं। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका को लगता है कि यार जो हमारे साथ साथ चला हमेशा, और भारत के प्रधानमंत्री ने ऑफिशियली मतलब प्रत्यक्ष रूप से जनता के सामने नारा लगाया था, अब की बार ट्रंप सरकार। अब इसके बारे में ये तो झूठ नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष है, नारा लगा था अब की बार ट्रंप सरकार, और हाथों में हाथ लेकर के पूरे उस स्टेडियम के चक्कर लगाया था। तो अमेरिका को लगता है कि भैया ये हमारे दिल के करीब है, इनको तो दूर जाने नहीं देंगे। तो भारत से कुछ विशेष अब भारत के लिए समस्या है सर, क्योंकि जो पागल आशिक होता है ना सर, पागल आशिक किसी भी हद तक जाता, तो ये कुछ कम नहीं है ना। इनकी आशिकी अब इसी तरह की, अब देख तब ठुकरा के मेरा प्यार तू मेरा इंतकाम देखेगी, तो ये इंतकाम को दिखाने की कोशिश में है। अब मेरे दोस्तों हुआ क्या, कुछ दिनों पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रशियन जो काउंटर पार्टी, जो रशिया के विदेश मंत्री है, इनकी मुलाकात होती है। इस मुलाकात में रशिया के विदेश मंत्री ये बोलते हैं कि भाई अब हमें जो आरआईसी है उसको बहुत मजबूत करना चाहिए, आरआईसी के थ्रू बढ़ना चाहिए और हम दोनों मिलकर अच्छा काम करेंगे। उसी के पैरेलल आपको पता होगा कि जो चाइनीज विदेश मंत्री, उन्होंने भी संकेत दिए थे अच्छे। और रिसेंटली आज या कल की बात, अजीत डोवाल साहब की रशिया के विदेश मंत्री, चाइना के विदेश मंत्री से मुलाकात हुई है। इसका वीडियो मैं कल आपको प्रेजेंट करूंगा बहुत अच्छे से एनालिसिस करके। तो मेरे दोस्तों ये सब चीजों ने दर्शाया कि क्या अब इंडिया मूव कर रहा है। स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर जब आया, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में क्या हुआ, भारत को बड़ी निराशा हाथ लगी कि यार हमारे यहां अटैक हुआ, तुम उसको खुलेआम कड़े शब्दों में निंदा नहीं कर सके। अब आपने कड़े शब्दों में निंदा नहीं की ऑपरेशन सिंदूर की, और दूसरा ये कह दिया कि भैया सीज फायर हमने करा, हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स को आपने डिस्टर्ब कर दिया, भारत के जो आंतरिक लोकतंत्र है सर उसको कमजोर करने का काम किया। अब भारत के लिए तो देश की सरकार के संकट हो गया, जनता मांगे जवाब, और सीज फायर सेम डे हो गया। तो भारत को लग गया कि यार अब इसके साथ में बहुत दिन तक चला नहीं जा सकता, लेकिन अब पैर पीछे ले तो कैसे ले। इसी बीच में जब ये यूक्रेन ने रशिया के ऊपर ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब किया, और इसी क्रम में हमें रशिया के 40 जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स थे, यानी जो बम वर्षक विमान थे वायुसेना के, उनको खुले में थे, उनको तबाह कर दिया।
अब जब ये तबाह किया तो सब ये बहुत बड़ा क्यों, रशिया ने फिर उसके बाद जो काउंटर अटैक किया वहां पे त्राहिमाम मच गया। अब यहां लगता है कि यार इसको कंट्रोल तो करवाना पड़ेगा, किसी लेवल पे कंट्रोल कराओ। और ये बेचारे किसके पीछे खड़े हैं? अमेरिका के पीछे। अमेरिका को लगता है नाटो का विस्तार करना है तो कुछ तो इसकी मदद करनी पड़ेगी। अब नाटो के और यूएसए के इस प्रोपेगेंडा में, प्रोपेगेंडा ही बोल रहा हूं बिकॉज आप अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हो किसी देश में, तो अमेरिका सर अब एक नए मोड में है। अब उसी रूप में रशिया के साथ में बहुत प्रयास किए इन्होंने कि भी इसको कैसे भी कंट्रोल कर लें, ये कंट्रोल सर नहीं हुआ। इसीलिए तो छोटे छोटे बॉम्ब जब काम नहीं है तो बंकर बर्स्टर की बात हो रही है। अब आप समझिएगा बंकर बर्स्टर है क्या। रशिया के लिए ये था कि भाई ये जो दो देश है इंडिया और चाइना, ये पैरेलल उसके साथ में ट्रेड में बरकरार रहे। अमेरिका ने जब सैंक्शंस लगा उसके बावजूद भारत ने पेट्रोलियम की खरीदारी रशिया से जारी रखी। 35% तक का पेट्रोल टोटल हम क्रूड ऑयल जो है वो रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। रशिया ने हमें वाजिब दामों में दिया। दूसरी चीज, जो ट्रेड हुआ वो डॉलर में नहीं हुआ है ना सर, अपनी लोकल करेंसीज में ट्रेड हो गया। चाइना और रशिया ने भी सेम ट्रेड किया, सारा मामला चलता रहा। रशिया और मजबूत हुआ सर, उनके तो दोनों देशों से और जो ट्रेड रिलेशन थे मजबूत हो गए। अब इनको खत्म कैसे करो? भारत और इनके बीच में ट्रेड आज भी जारी है। तो सर यहां पे कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो मैं आपके लिए लाया हूं, सर ध्यान से पढ़ो सर। असल के अंदर यूक्रेन युद्ध को 2 साल से रोक नहीं पाए, ठीक है। इन्होंने सैंक्शंस लगा लिए, फ्रीजिंग ऑफ एसेट कर लिया, स्विफ्ट सिस्टम से हटा दिया, G7 प्राइस टैग तक, ये सारे काम कर लिए। अब लेकिन न केवल रशिया सर उस चीज पे टिका रहा, बल्कि इंडिया और चाइना के साथ में अपने ट्रेड रिलेशंस भी भाई ने मजबूत कर लिए। अब अमेरिका का गुस्सा किस बात पे है? पहली चीज, रशिया जो है वो ऑयल की ट्रेड या रशिया तेल की बिक्री बंद करते, कम करेगा। तेल बिक्री कर रहा तो पैसा आ रहा उसके पास में। भारत चीन जैसे देश जो पश्चिमी प्रतिबंधों को अनदेखा करके रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहे हैं, ये इन 3 पे टारगेट है। रशिया का तेल ये 2 देश नहीं खरीदे, बस मेजर फंडा ये है। अब चाइना को रोकना अमेरिका की औकात नहीं है, चाइना को नहीं रोक पाएगा ये, बिकॉज चाइना ऑलरेडी अपने इंपोर्ट को डबल से ज्यादा कर चुका है। और उसके पास में ऐसे और भी देश हैं जिनको वो बेल्ट रोड इनिशिएटिव में पैसा उधार दान दे रखा है सर, मुंह में पैसा ठूसा हुआ है चाइना ने। तो वो देश चाइना को मना नहीं कर पाएंगे, स्थिति बहुत मुश्किल होगी। यानी जितना आसान इंडिया को यहां कंट्रोल करना होगा उतना चाइना को कंट्रोल करना नहीं होगा, ये फैक्ट है। अब यहीं से सर इस प्रॉब्लम का जन्म हुआ। यहां पे सर एक नाम देखिएगा, पहला तो यह है कि सैंक्शनिंग रशियन एक्ट 2025, जो केवल रूस पर नहीं बल्कि रूस के ऊर्जा ग्राहकों को भी निशाना बनाता है। मतलब जो खरीदेगा ना सर इससे पेट्रोल वगैरह, उस पे 500% का सर टैरिफ लगा दिएगा, 500% का टैरिफ। दूसरी चीज, ऐसी कंपनियां जो रशिया से ऑयल इंपोर्ट करेंगी करके उसको फिल्टर करके, यानी जो फाइनल प्रोडक्ट बना के अगर रीसेल भी करेंगे, तो उन कंपनीज पर भी जो बैंक उन ट्रांजैक्शंस को होल्ड करेंगे या जो उसको लेकर के चलेंगे, उन ट्रांजैक्शन को फाइनल करेंगे, उन बैंकों पर भी सर जो है वो जुर्माना लगाने का, उनको बैन करने की सर की प्लानिंग है। तो एक तरह से इकोनॉमी मुश्किल होगी, बड़ा भारी ये बिल आने वाला है सर अगर ये पारित होता है तो। अब मेरे दोस्तों क्या होता है, ये अमेरिका के जो सीनेटर हैं लिंडसे ग्राहम, ये रिपब्लिकन के हैं, और एक और है सर यहां पे रिचर्ड ब्लूमेंथल, ये डेमोक्रेट के। कुल मिलाकर के सर ये जो बिल आ रहा है ना, इस बिल की खासियत क्या है कि बेसिकली ये दोनों पार्टियां मिलकर के ला रही है, ठीक है। ये बाई पार्टियन है, डेमोक्रेट और जो रिपब्लिकन दोनों मिलकर इस बिल को लेकर के आ रहे हैं। और सर ये 82 से 84 सांसदों का समर्थन इस बिल को मिला हुआ है। मतलब ये वो थ्रेशोल्ड है जो क्रॉस हो चुका है कि इसके नीचे वाले बिल को तो राष्ट्रपति वीटो कर सकता है, लेकिन इस बिल को प्रेसिडेंट वीटो नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्यों सर? क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी रिसेंटली एक बात बोली थी G7 में कि भाई हम जो है ना ये चाहते हैं कि G7 को G9 बना दें। अब G9 का बनाएंगे तो 2 इकोनॉमीज को शामिल करो, एक करो चाइना को, एक करो रशिया को। अब वहां पे जो कांग्रेस, जो वहां की संसद है ना सर, वो इस बात से बहुत ज्यादा सहमत नहीं है। चाहे फिर वो डेमोक्रेट्स हो चाहे रिपब्लिकन, वो देखते हैं कि यार ये ट्रंप जो है काम नहीं खराब कर दे हमारा। अब तो उन्होंने क्या किया कि एक ऐसा लेवल ये लेकर गया समर्थन का कि राष्ट्रपति भी इसको वीटो नहीं कर पाएगा, और शर्तें जो है वो काफी कठोर लगा दी। यहां पर बात यह है कि यदि यूक्रेन युद्ध बंद नहीं होता है और आक्रमण बरकरार रहता है, तो जो भी देश रूस से तेल खरीदेगा, नेचुरल गैस लेगा, पेट्रोकेमिकल्स लेगा और यूरेनियम लेगा, उन देशों पर अमेरिका 500% का टैरिफ लगाएगा। मेरे दोस्तों अब चाइना के साथ क्या होगा वो चाइना देखेगा, इंडिया के साथ क्या होगा वो मैं बताता हूं। इंडिया के साथ मूल रूप में सर ये होगा यहां पे कि भारत के जो ट्रेड में, आप डेटा देखिएगा, टॉप 10 जिन कंट्रीज के साथ में हम ट्रेड करते हैं उनमें से सर पहले से लेकर के 1 से लेकर 9
मतलब है कि टॉप 10 में से 9 देश ऐसे हैं जिनके साथ में हमारा ट्रेड डेफिसिट में है। मतलब हमारा एक्सपोर्ट जो है वो कम है और इंपोर्ट जो है वो ज्यादा है। लेकिन एक अमेरिका इकलौता टॉप 10 ट्रेडर्स में जो इंडिया के हैं उनमें से एक है जिसके साथ में हम ट्रेड जो है वो पॉजिटिव है, डेफिसिट में नहीं है सर। अब अगर यहां पे 500% का टैरिफ आता है, इंडिया के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का क्या होगा? हम बहुत बड़ी मात्रा में दवाएं वहां भेजते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में हम यहां से जो केमिकल प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स है वो हम यहां पे भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। क्या होगा सर? तो इंडिया की इकोनॉमी बड़ा खतरा है। अब रूस के साथ व्यापार करने वाली कंपनियों और बैंकों पर भी सर सेकेंडरी सैंक्शंस लग जाएंगे। इसीलिए सर इसको क्या कहा गया? इकोनॉमी बंकर बस्टर। तो ये एक अंतिम प्रयास के रूप में आप इसे समझ सकते हैं। रास्ता तो निश्चित रूप से अगर 3 देश एक हो तो अमेरिका का बंकर बस्टर कुछ काम का नहीं है। ठीक है, जो दिवाली पटाखे फोड़ते होता ना, फुस फटाका होता, उसका कोई फुस की आवाज आती, खत्म हो सकता है, लेकिन ये आरआईसी के मेंटेन होने के बाद में। अब मेरे दोस्तों, भारत के लिए संकट के संकेत हैं। क्या है सर? उसको समझिए। पहली चीज, अमेरिका की टैरिफ नीति अगर लागू हुई तो भारत को रूस से सस्ता तेल छोड़ना पड़ेगा। पेट्रोलियम सस्ता आपको नहीं मिलेगा। तो भारत के अंदर पेट्रोलियम महंगा यदि हमने इंपोर्ट किया, आप टेक्निकल समझ लो, महंगा पेट्रोल आया, महंगा पेट्रोलियम यानी क्रूड ऑयल आता है, तो ऑयल सर सारे इंडस्ट्रीज का बेस है, वो सबसे बड़ा इंपैक्ट डालेगा ट्रांसपोर्टेशन पे। वो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो सारी चीज तो ट्रांसपोर्ट से लेफ्ट राइट हो रही है सर, मूवेबिलिटी ट्रांसपोर्ट से ही है, तो सारी चीजों की कीमत बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी तो ये महंगाई को जन्म देगा। अब उस स्थिति में अगर महंगाई बढ़ती है तो देश की इकोनॉमी पे कितना बड़ा झटका, कितना बड़ा शॉक होगा, सोच सकते हैं सर आप। दूसरी चीज, आपने साहब रशिया को हाँ आपने कहा कि नहीं जी रशिया के साथ में हम तो 500 टैरिफ को 100 जो क्या संभव है भाई? अगर आप रशिया के साथ बने रहे पेट्रोल सस्ता लेने के लिए तो 500% टैरिफ का झटका हमें लगना है, और अगर वो नहीं लिया कि साहब ठीक है रशिया को साथ छोड़ दिया तो महंगा पेट्रोल खरीदो फिर। अब ये 2 चीजें, और रशिया के साथ में सिर्फ पेट्रोल नहीं है सर, रशिया के साथ में एक रिलेशनशिप है, रशिया के साथ में साथ है एक बहुत लंबे दशकों का। ठीक है, तो उसको एकाएक ड्रॉप करना हिंदुस्तान के लिए बड़ा मुश्किल है और अपनी फॉरेन पॉलिसी पे खुद ही पहुंचा मारने वाली बात होगी। बहुत हद तक को लगा है अभी रिसेंटली, जो हमारी वैल्यूज है फॉरेन पॉलिसी की, जो पिलर्स हम जिनको पढ़ते हैं उन पे पहुंचा लगा है अच्छे से। बाकी अब सफाई ही हो जाएगा यदि रशिया के साथ में हमने इस तरह से किया तो। क्योंकि कच्चे तेल का आया था सर 1.7 मिलियन बैरल पर डे रशिया से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये भारत के रशिया के कुल ऊर्जा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 35% है सर, और भारत का सबसे सस्ता और भरोसेमंद ऊर्जा स्रोत भी रूस ही है। तो आपकी इकोनॉमी को सपोर्ट हो रहा है, आपकी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन है, तो या तो 500% का झटका सा हो आप, या तो उधर जाओ। ये परिणाम किस लिए हुआ है? क्योंकि हमने अपने लेवल पे नए रिलेशन से विश्वास नहीं किया। रशिया और देशों के साथ में, इवन जो हमारी ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनकी बजाय वेस्ट की तरफ प्रो हो जाने से कुछ बहुत बड़े लाभ इस देश को नहीं हुए। अब एक बात आएगी सर चाइना, तो चाइना में शी जिनपिंग सर तैयार हैं, क्योंकि इनका इंफ्रा उस लेवल पे है, जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव के बाद में इनकी जो रिलेशन है वो उस लेवल पे है, तो इनको बहुत ज्यादा घाटा नुकसान यहां होने की कोई संभावना ही नहीं है। तो आप टकराव में उनसे रूस से ऊर्जा दोगुनी ऑलरेडी कर चुका है ये, और वैकल्पिक व्यवस्था और मजबूत कर ली, तो ये झटका, ये शॉक 500% का झेल लेगा। अभी जब ये रेसिप्रोकल टैरिफ आया था, भारत में टेंशन हो गई थी, इन्होंने उसको परवाह नहीं किया, इन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ अमेरिका ने लगाया, चाइना ने डबल कर दिया। क्यों? क्योंकि अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना में लगी हुई हैं, तो उन्होंने अपने उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है, इंडिया ने नहीं किया है। तो अभी इंडिया के लिए ज्यादा टेंशन की बात है। और इंडिया की इकोनॉमी के साथ में भी सर बड़ा एक अजीब सी स्थिति रही कि प्राइमरी सेक्टर से निकल के हम सीधा टर्शरी सेक्टर में आ गए, प्राथमिक क्षेत्र से सीधे सेवा क्षेत्र में आए, तृतीय क्षेत्र में, यानी लेकिन जो सेकेंडरी सेक्टर होता है, विनिर्माण क्षेत्र होता है, उस तक हमारी इकोनॉमी नहीं पहुंच पाई, या बहुत मजबूत हम नहीं कर पाए, तो वो एक हमारे को घाटा बहुत हुआ। अब सर भारत का, चलो आपने रशिया के साथ में खड़े रहे, तो अमेरिका को सालाना 7 बिलियन से ज्यादा की दवाई, यूएसडी की दवाई हम निर्यात करते हैं। फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स हैं वो 500% टैरिफ अगर लग गया तो इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बड़ा घाटा होना तय है। अब मेरे साथियों, भारत की रणनीतिक उलझन अमेरिका या रूस, सोचना तो पड़ेगा ना किसके साथ जाओगे। आप अगर सस्ता तेल जारी रखते हो तो अमेरिका के प्रतिबंध, फार्मा और टेक इंडस्ट्री को नुकसान होना तय है, और वहीं पे यदि आपने रूस से दूरी बनाई तो फिर आपको क्या होगा? सो ऊर्जा की महंगाई और भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता पे आघात लगेगा। तो यहां पे अब हमें बैलेंसिव अप्रोच लेनी पड़ेगी, तब जाके चीजों का सॉल्यूशन होगा।
अब नीति हमारी अब तक क्या रही है? इंडिया अभी तक किस पे चला है? हमने रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ, हमने कोई कड़ी निंदा नहीं करी। रशिया से बैक टू बैक हमने पेट्रोलियम खरीदा। एस जयशंकर ने काफी बोल्ड स्टेटमेंट भी बहुत जगह बहुत प्लेटफॉर्म्स पे दिए। अमेरिकी दबाव के बावजूद स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का हमने पालन किया। भैया तुम्हारे साथ है, हम हमारे साथ चलेंगे। तभी तो यह आया कि छोटे बम काम ही नहीं कर रहे, अब बंकर बर्स्टर लाना पड़ेगा। लेकिन अब अमेरिका सीधे भारत की जेब पर हमला जो है वो मेरे दोस्तों इससे कर रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं सर? या तो सर आप राजनीतिक आप डिप्लोमेटिक ऑप्शन ढूंढोगे, तो डिप्लोमेटिक ऑप्शन यह बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता पर्सनली करेगा कि हम ये लॉजिक दें कि भाई हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन रीजन है, भारत को एक वाजिब प्राइस में मिलता है, हमारी इकोनॉमी है। तो अगर उसको पेट्रोलियम को ही अगर आपको अलाउ करना होता तो वो ये सैंक्शन लेके ही क्यों आता? सोचिए इस बात को। सारी लड़ाई तो इसी पे है कि रशिया पेट्रोल ना बेचे। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा काम करेगा। रणनीतिक विकल्प यह है कि ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण करें। यूएई, सऊदी अरब, ब्राजील, मेक्सिको तेल के बदले रुपए रूबल के व्यापार को बढ़ाए, पेट्रोल रिफाइनिंग में रूस के साथ टेक्नोलॉजी में साझेदारी करें। तो इनमें भी बहुत सारे, जैसे सऊदी है या यूएई है, ये अमेरिका के लगभग पिछलग्गू देश हैं। ये भी कोई बहुत ज्यादा साथ नहीं देंगे, लेकिन ठीक है, हाँ, रशिया के साथ में और अन्य देशों के साथ में स्ट्रेटेजिक रिलेशंस बना सकते हैं। अब आपको एक बात बोलता हूं, हो सकता है ये बात थोड़ी सी ये लगे कि यार ये थोड़ी अनबायस्ड है, लेकिन अगर इंडिया अपने डिस्प्यूट्स को सुलझाते हुए, थोड़ी कोशिश करते हुए डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू रशिया के साथ में रिलेशंस को थोड़ा ठीक कर ले, रशिया और इंडिया के रिलेशंस थोड़े मजबूत हो जाएं, तो भारत की बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाइना के थ्रू हो सकता है। हम ये नहीं कहते कि हम हमारी संप्रभुता से समझौता करें, हम ये नहीं कहते कि हम हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी उसको कॉम्प्रोमाइज कर दें, लेकिन डिप्लोमेटिक चैनल्स को एटलीस्ट हमें ऑन रखना पड़ेगा। रशिया की बातचीत से हर समस्या के समाधान आज तक की दुनिया में हुए, युद्ध से समाधान नहीं हुए हैं, बातचीत से हुए हैं। तो उस चैनल के थ्रू हम हमारी समस्याओं के समाधान कर सकते हैं। और अल्टीमेटली आपकी जियो पॉलिटिकल है तो फिर आप चाहे ब्रिक्स, एससीओ के मंचों के माध्यम से, लेकिन आप थोड़ा ईमानदार से सोचना, भले ही मैंने 3 विकल्प यहां दिए, क्या ये तीनों विकल्प बहुत कारगर हैं? क्या मेरे दिल से, मैंने लिखा तो है लेकिन दिल में यही बात है कि शायद इतना वर्क नहीं करेंगे। तो वर्क क्या करेगा? रशिया और चाइना के साथ में अच्छी रिलेशनशिप को मेंटेन करना। अब साहब ये क्या होगा? सर बिल पास हो गया तो भारत अमेरिका संबंधों में तनाव आना तय है, भारत पर आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। बिल कमजोर अगर हो जाता है तो अमेरिका में खुद की महंगाई बढ़ सकती है और भारत को इससे राहत मिलेगी। तो भारत और रशिया और चाइना मिलकर के डिप्लोमेटिक गेम खेलना तो ये खेले कि कैसे भी करके ये बिल यहां से पारित ना हो। बिल यदि पारित होता है तो समस्याएं पैदा होंगी, और बिल में यदि छूट मिलती है तो भारत को 180 दिन का ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा। ये ब्रीदिंग स्पेस मतलब ये है कि वह टाइम दिया हुआ है कि राष्ट्रपति को 180 दिन का टाइम दिया जा रहा है कि वो सैंक्शन को कब लगाना चाहता है। इंस्टेंटली अगर संसद पारित करते ही लगा देता तो ठीक है, वरना लास्टली 180 दिन की लिमिट है। उतना लिमिट राष्ट्रपति जो है ट्रंप दे सकते हैं रशिया को, बाकी देशों को सेटलमेंट करने के लिए। तो कुल मिलाकर के चीजें तो हैं वो फंस चुकी हैं। अब एक सर इकोनॉमिक बैलेंसिंग एक्ट है जहां उसे ऊर्जा की जरूरत, सामरिक स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों के बीच संतुलन बनाना होगा। तो हमारे लिए तो सर खतरे की घंटी निश्चित रूप से ये बन चुकी है। इस सारी चर्चा के पीछे जो मूल उद्देश्य रहा वो ये है कि भारत का अमेरिका की तरफ जो झुकाव का दौर रहा, भारत को ये महसूस हुआ था कि भाई जो रिपब्लिकन यदि वहां आ जाएंगे ना और ट्रंप यदि आ जाएंगे तो वो क्या है, वो नेशनलिस्ट है, वो प्रो इंडिया है। ये भ्रम हिंदुस्तान में होगा, तभी तो हमने बोल दिया अब की बार ट्रंप सरकार, क्योंकि अब की बार मोदी सरकार तो सुना था इस देश में। तो वहां पे जाके अब की बार ट्रंप सरकार, मतलब इंडियन डायस्पोरा को आप डाइवर्ट कर रहे हो कि साहब वोट दो किसको, ट्रंप को। इंडियन डायस्पोरा अनडाउटली जब प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे तो काफी हद तक इंफ्लुएंस पड़ेगा ही पड़ेगा। वोटिंग हुई, वोट के बाद में क्या हो गया? वोट के बाद में मिली आपको चोट। वोट के बाद में ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर आपको कोई कड़वे शब्दों के अंदर निंदा नहीं कर सके ये कि पाकिस्तान ने हमारे पे अटैक कराया, सीज फायर का कलंक आपके माथे पर टिका दिया कि जी तो हमने दिया है। तो कुल मिलाकर के बड़ी मिस्टेक हमारी लीडरशिप की रही है कि भाई हमने जिस तरीके से प्रो अमेरिका की तरफ हम झुकाव किए तो अनबैलेंस चीजें हो गई। तो जो एक तरह से गुट निरपेक्षता थी वो गुट सापेक्षता की तरफ कन्वर्ट हुई है, ऐसा हमें लगता है। इसी के साथ में अब समय क्या है कि अमेरिका के साथ में रिलेशंस को धीरे धीरे न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। न्यूट्रलाइज करने का मतलब दुश्मनी मोल लेना नहीं होता, लेकिन सेपरेशन तो हमें चाहिए और हमारे को अपने नए ब्लॉक्स को मेंटेन करना है, जैसे चाइना, जैसे जापान, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जैसे ब्राजील, जैसे साउथ अफ्रीका, जैसे और भी बहुत, इवन मिडिल ईस्ट के बहुत सारे नेशंस हैं, उनके साथ में हम आगे बढ़ सकते हैं। अब आप बोलोगे सर आपने ऑस्ट्रेलिया बोला, ऑस्ट्रेलिया तो अमेरिका के पीछे है। भाई ऐसा कुछ, हर देश की अपनी ऑटोनॉमी है, हर देश अमेरिका से, सारे देश सुखी थोड़ी अमेरिका से। लेकिन आप अपने रिलेशंस अपने अच्छाई के हिसाब से बनाइए, अमेरिका से भी रिलेशन रखिए लेकिन बैलेंसिव अप्रोच बनाते हुए। लेकिन रशिया के साथ यदि हमने मिस्टेक की कि हम रशिया से बैकफुट में आएंगे तो निश्चित रूप से ये मान के चलो कि
उसको हम इस साधारण भाषा में कहते हैं सर, लुटिया डूब जाएगी और कुछ होगा कि नहीं होगा। तो कुल मिला के भारत और रशिया के संबंध अच्छे बने, ऐसी हम अपेक्षा सरकार से भी करते हैं। और इसी के पक्ष में यदि आपको लगता है कि भाई भारत और रशिया के संबंध भारत अमेरिका के रिलेशंस की तुलना में ज्यादा बेहतर है तो बताइए, और अगर भारत और रशिया के रिलेशंस बहुत ज्यादा बेहतर हैं तो कमेंट सेक्शन आपका वेट कर रहा है। मेरे दोस्तों, आपको कैसा लगा ये अनफिल्टर्ड, अनबायस्ड, ट्रुथ, इनसाइट एंड इंपैक्टफुल एक्सप्लेनेशन? यदि अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में आपका एक कमेंट हमारे हौसले को बढ़ाएगा। आप भी हमारे साथ में जुड़े, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब जब आप करते हैं तो सर हमें बढ़ती हुई संख्या, बढ़ता हुआ परिवार हमारे हौसले को बढ़ाता है, कुछ और क्रिएटिव, कुछ अच्छा और बहुत ही जो जिसको हम कहते हैं सर इंडिया फर्स्ट, उस को लेकर के सच्ची बात कहने को हम मोटिवेट हो जाते हैं। तो हमारा मोटिवेशन आपके हाथ है, सच्ची बात लाना हमारे हाथ का काम होगा, वो हम पक्का करेंगे। सर विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। जय हिंद। फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय।